हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा था। ठीक, मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मोल है क्या। आज हम क्या करेंगे, मोल को निकालने की विधि देखेंगे कि मोल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मोल निकालने की विधि क्या थी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तीन तरीके होते हैं, यानी जो मोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो तीन तरीके के मेनली ही होते हैं। होते तो बहुत टाइप के हैं। जैसे पहला उसमें क्या होता है, पहला तरीका अगर देखा जाए तो जो पहला तरीका होता है वो जब भार दिया हो, जब आयतन दिया हो और जब कणों की संख्या दी गई हो। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब भार दिया हो। ठीक, भार दिया हो मतलब डिस्कस तीनों करेंगे, लेकिन पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है जब भार दिया हो। इससे पहले हम लिखने जा रहे हैं जब, ठीक, जब भार दिया हो। ठीक, जब भार दिया हो यानी व्हेन गिवन क्या, वेट उसका। ठीक, तब मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखा जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ भार बटा अणुभार। ठीक, भार बटा अणुभार। अरे, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटा क्या, अणुभार, या ऐसे को हम लोग लिखेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, यानी हम मोलों की संख्या फाइंड करने जा रहे हैं किसकी सहायता से, जब हमें किसी यौगिक का भार दिया हो और उससे क्या निकालना हो, मोलों की संख्या। तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस यौगिक के भार में जितना भार दिया गया वो बटे उसका अणुभार, यानी अणुभार का भार में जब हम भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलों की संख्या। जैसे अच्छा, इसमें अणुभार एक नया टर्म आ रहा, वो कैसे निकाला जाता तो उसे कभी हम बता देंगे। अभी आप कुछ यौगिकों का हम लिख देंगे और वो अणुभार आप याद कर लीजिए ना। निकालने का तरीका होता है, वो चीजें आप पहले सीख चुके होंगे और नहीं सीखे हैं तो उसे हम बता देंगे। तो मौलिक संख्या बराबर भार बटा अणुभार आ रहा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया है क्या, ऐसे कोई लिख दे कोई क्वेश्चन, हाँ, कि 80 ग्राम NaOH में उपस्थित क्या, 80 ग्राम NaOH में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। किसकी संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, मोलों की संख्या बताइए। अब ये कैसे बताया जाएगा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो, तब यहां लिखा जाएगा क्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटा अणुभार। क्या, भार बटा अणुभार। भार हमें दिया कितना, 80 ग्राम। ठीक, और NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 40। कितना होगा, 40 होता है। तो 40 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो 40 से कम 40 दूना 80, यानी टोटल कितने मोल आ जाएंगे हमें, 2 मोल। कितने मोल आते हैं, 2 मोल आ जाए। तो जब भार दिया हो और उससे मोलों की संख्या पता करना हो तो हम लोगों ने क्या किया, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार कर लिया। और क्वेश्चन में हमें दिया था NaOH का 80 ग्राम और इससे क्या बताना था हमें, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बताने के लिए हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने भार बटा अणुभार ना, भार में अणुभार का भाग दिए तो हमें क्या मिल गया, मोलों की संख्या। ठीक, अब यहाँ हम कुछ क्या करते हैं, कुछ तत्वों का अणुभार, यौगिकों का अणुभार लिख देते हैं। आप उसे नोट कर लो, जिससे आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन फास्ट लगाना तो उसे याद होना बहुत जरूरी है। निकालना वो 9th-10th की चीजें हैं, आप वहां सीखते हो। ठीक, तो उसे हम लिख दे रहे हैं, देखते हैं क्या है। देखो क्या है, जैसे मान लो सबसे पहले अगर हम लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं क्या, H2O का जो अणुभार होता है वो कितना होगा, 18 होता है। H2O का अणुभार 18। फिर ऐसे लिखते जाते हैं, NaOH लिख देते हैं, C6H12O6 लिख देते हैं, C22 ना, C12H22O11, C12H22O11, HCl हो गया, CaCO3 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, NaCl, CaCO3, NaCl, और क्या होगा इसमें,
Na2CO3 हो गया। ठीक, ऐसे कुछ चीजें जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे CH3COOH हो गया एंड NH2CO NH2 हो गया। ठीक, ये H2 आप जानते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, C12H22O11 ये सुक्रोज होता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे, CaCO3 ये क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl नमक, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CH3COOH एसिटिक एसिड, NH2CO NH2 ये हो जाएगा हमारे पास यूरिया, और एक मिलेगा आपको H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2O का 18, NaOH का कितना होगा 40, इसका 180 होता है ग्लूकोज का, सुक्रोज का हो जाएगा 342, HCl का हो जाएगा 36.5, FCaCO3 का हो जाएगा 100 एंड NaCl का होता है 58.5, Na2CO3 का होगा 106, CH3COOH का हो जाएगा 60 एंड NH2CONH2 का होगा, इसका भी 60 होगा जो कि यूरिया है ये, और H2SO4 क्या है ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब जिसे आप बोलते हो, और ये कितना होगा 98। ठीक, तो H2O का 18, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, C6H12O6 ग्लूकोज 180, C12H22O11 342, HCl कितना 36.5, CaCO3 100, NaCl 58.5 सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड ये सोडियम कार्बोनेट का 106, CH3COOH एसिटिक एसिड 60 होगा, NH2CONH2 यूरिया जिसका भी 60 होगा, एंड H2SO4 का कितना होगा 98 होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये आप लिख लो, इसका यूज हम क्या करेंगे अणुभार के टर्म में बार बार करेंगे, तो ये हटा देते हैं। ठीक, अब ऐसे कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास आ जाए क्या 360 ग्राम, कितना 360 ग्राम C6H12O6 में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। किसकी मोलों की संख्या क्या करिए बताइए, कैसे करेंगे हम, देखो फिर वही फार्मूला क्या लिखा जाएगा, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भार बटा अणुभार, क्या होगा भार बटा अणुभार। हमने भार कितना दिया है 360 ग्राम, कितना दिया है 360, ठीक है ग्राम, और अभी हम लोगों ने ग्लूकोज का अणुभार लिखवाया है कितना 180 ना, काट दो ये 0, 18 दूना 36, यानी कितना मोल आ जाएगा 2 मोल है, कितना मोल होगा 2 मोल हमें मिल जाएगा। तो मोलों की संख्या यहाँ से 2 मोल है। अच्छा, अगर इसमें पूछ ले मोलों की संख्या तथा इसमें उपस्थित कणों की संख्या बताइए, हाँ चलो उसको अगले क्वेश्चन में कर देते हैं कि कणों की संख्या भी कैसे हम निकालेंगे। कितना हो गया, अब देखते हैं आगे। ये 360 ग्राम था, यहाँ हम कुछ और कर देते हैं ना, जैसे मान लो किसी और चीज का, या ऐसे कर देते हैं, किसका कर दें, अगर देखा जाए 100 नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं 300, कितना 300 ग्राम CaCO3 ले लेते हैं, CaCO3 में उपस्थित मोलों की संख्या नहीं, पहले लिख लेते हैं उनमें उपस्थित कणों की संख्या बताइए, कणों की संख्या क्या करिए बताइए, कणों की संख्या बताइए। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो, अच्छा कणों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मोल। सुनो, मोल का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमेशा हमेशा आप पहले क्या निकाला करो मोल, मोल निकाल लो फिर अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, हमको ये पता है कि एक मोल में इतने कण होते हैं ना, हमें कहां तक जाना कणों तक जाना है, तो कण से पहले हमें क्या पता होना चाहिए मोल पता होना चाहिए, इसलिए पहला टारगेट हमारा क्या होगा, क्या पता करना मोलों की संख्या पता करना। जब हमें मोलों की संख्या पता हो जाएगी तो मुझसे क्या निकाल लेंगे कणों की संख्या। ठीक है,
तो देखते हैं। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला वही हमारा रहेगा, भार बटा अणुभार। ठीक, भार कितना दिया है 300 और अणुभार कितना होगा CaCO3 का 100 होगा, दिया जाएगा कितना 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 3। यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 3 मोल ना। और हमें निकालना क्या है, मोलों की संख्या नहीं, क्या निकालना, कणों की संख्या ना। वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या, 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण होते हैं। यहाँ कितने मोल हैं 3, यहाँ लिखेंगे क्या 3 मोल बराबर हो जाएगा 3 गुणे 6.022 गुणे 10 की पावर 23, गुणा करा देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 शून्य 3 छक 18, ठीक है। और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 कण, ठीक है। तो कणों की संख्या हमसे पूछा गया था, हम ऐसे फाइंड करके बता देंगे। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए। ये कणों की संख्या आया था। अब अगर इसमें हमसे पूछ लिया जाए एक और फार्मूला कि कार्बन परमाणु की संख्या बताओ, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताओ और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। जैसे ये क्वेश्चन है CaCO3, इसमें पूछ ले कि इतने मोल में ना, इतने मोल में Ca कितना होगा, कार्बन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ये अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा बदलते हैं, वही पहले वाले जाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कितना 360 और यहाँ लिख देते हैं कितना C6H12O6 में उपस्थित, यहाँ देखो यहाँ अलग होगा, किसका किसका में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या आपको बताना होगा, कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक, इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आपको क्या करना है, बताना है। यानी हमारे पास 300 ग्राम C6H12O6 है और इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या करना, बताना है। तो हमने बोला कि मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले क्या करो, मोल निकालो। तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। फिर वही फार्मूला, भार हमारे पास दिया है ये 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 180, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मोल, क्या आएगा 2, ठीक है। अब पहले काम करते, 2 मोल में ग्लूकोज के कितने कण है ये हम निकालते हैं ना। ये ग्लूकोज है ना, हम लिखेंगे ऐसे 2 मोल में उपस्थित, 2 मोल में उपस्थित ग्लूकोज परमाणुओं की संख्या, किसके, ग्लूकोज परमाणुओं की संख्या। यानी पहले आप 2 मोल में ग्लूकोज कितना है ये निकालो, 2 मोल में ये कितना है ये ना, यानी हमारे पास अगर 2 मोल होगा, 1 ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 10 ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज है वो पता करना आपको। ठीक, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, 1 मोल में कितने 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण, तो कितने मोल है 2 मोल है, तो कितने गुणा करा दोगे 2 का ना, तो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 शून्य 2 छक्के 12 गुणे 10 की पावर कितना 23, क्या ग्लूकोज परमाणु ना लिखो आप, ग्लूकोज अणु लिख लो, क्या लिख लो, अणु की संख्या। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज है, इतने अणु हैं किसके, ग्लूकोज के। यानी अगर हमारे पास 2 मोल होगा तो उसमें 2 मोल ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज के कितने अणु होंगे 12.044 गुणे 10 की पावर 23। अब हमें इसमें पता करना है कि कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है। अब देखो करना क्या तुम्हें, एक, अब इसके पास जाओ ग्लूकोज के पास, ये कहता है C6H12O6, हमारा फार्मूला C6H12O6 है, किसका फार्मूला, ग्लूकोज का। इसमें कितना कार्बन है 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है ऑक्सीजन। मतलब
एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां अगर हम लिख दें, हमारे पास ये बता दें आपको, यही बता दे रहे हैं कि C6H12O6 है, तो इसमें कार्बन कितना है? 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 12 है ना, और ऑक्सीजन कितना होगा? 6 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन होगा? 6 ऑक्सीजन ना। यानी एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ठीक, अब हमें क्या, देखो एक ग्लूकोज के पास इतना कार्बन, कितना? 6 कार्बन। हमारे पास कितने ग्लूकोज हैं? 12.044 गुणे 10 की पावर 23। तो एक में अगर 6 है तो इतने में 6 का गुणा करा देंगे, तो हम लिख देंगे क्या? 12 ऐसे लिखेंगे, देखो 12.044 गुणे 10 के पावर 23 ग्लूकोज अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, ना, कार्बन परमाणु की संख्या बराबर, सुनो, एक ग्लूकोज में 6 था तो इतने अणु में 6 का गुणा करा देंगे, यानी 6 गुणे 12.044 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएंगे किसके? कार्बन के। किसके? कार्बन परमाणु के। ठीक इसी प्रकार 12.044 गुणे 10 के पावर 23 ग्लूकोज अणु में उपस्थित ना, अणु में उपस्थित, अब किस परमाणु की संख्या चाहिए? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। फिर वही कहानी, एक ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 12। तो इतने ग्लूकोज में 12 का गुणा करा देंगे, यानी 12 गुणे 12.044 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु। नहीं समझ में आ रहा है? देखो पहले हमने 2 मोल निकाला, 2 मोल में, 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में, यानी ये जो आया ग्लूकोज का आया। किसका आया? ग्लूकोज का। अब एक ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, इतने ग्लूकोज के पास 6 का गुणा, एक ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन, तो इतने ग्लूकोज में 12 का गुणा, एक ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन, तो इतने ग्लूकोज में 6 का गुणा। यानी अब यहां अगर हमें निकालना होगा 12.044 गुणे 10 के पावर 23 ऑक्सीजन अणु में उपस्थित ऑक्सीजन, किसका? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर एक ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है? 6। यहां लिख दिया जाएगा 6 गुणे 12.044 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु किसके हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। ठीक, चलो अब ऐसे तो ये हो गया। क्या निकालना? पहले, सबसे पहले मोल से हम क्या निकाले? मोल से हमने निकाला कणों की संख्या। अब एक कण में कितने परमाणु हैं, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, ये हमने पता कर लिया। ठीक ऐसे ही आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसको हम आपको अगली वीडियो में बना देंगे, थोड़ा लंबा हो जा रहा। ठीक, अब मोल निकालने की जो अगली मेथड है, पहले तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आयतन फाइंड किया जाएगा, आयतन से मोल कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, आप इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो उसे आप जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।